हाँ जी बच्चों, तो कल मैंने एनिमल किंगडम के बारे में आपको बताया था, है ना। चलो बच्चों, मैंने आपको एंड किया था सिमेट्री पे। अब मैं बॉडी प्लान के बेसिस पे देखिए, बॉडी प्लान के बेसिस पे मैं अब बायलेट्रिया को क्लासिफाई कर रहा हूँ। देखिए, जैसे देखो, बॉडी प्लान कहने का मतलब क्या है। देखो, जैसे कहते हैं बॉडी प्लान के बेसिस पे ये जो बायलेट्रिया होता है, इस बायलेट्रिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक लिखते हैं ब्लाइंड सैक प्लान कहते हैं, और दूसरा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहा जाता है। देखिए, ये आपने बायलेट्रिया को, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स को, जो बायलेट्रिया ग्रुप मैंने बताया था जिसमें फाइलम आता है 4 to 11, मतलब प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक, है ना, जिसको बायलेट्रिया कहते हैं। तो बायलेट्रिया में आप जानते हैं कि बायलेट्रिया ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। बायलेट्रिया ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल का अपीयरेंस हो जाता है। देखिए, बायलेट्रिया जो होते हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और उसमें ट्रू सेंस में एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इसमें अपीयर हो जाता है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, है ना। और आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग्स होते हैं। देखिए, अगर मान लो किसी एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल का सिंगल ओपनिंग है, देखिए इसका एक एंड अभी बंद है, एक ही ओपनिंग है, देखो सिंगल ओपनिंग कहते हैं। यहीं से फूड का देखो इंजेशन भी है, और यहीं से फिकल मैटर का इजेशन भी है। देखिए, सिंगल ओपनिंग है, देखो एलिमेंट्री कैनाल का एक सिंगल ओपनिंग है। इसी ओपनिंग से फूड का इंटेक भी होता है, और इसी ओपनिंग से आप जानते हैं जो फिकल मैटर है वो उसको एक्सक्रीट भी किया जाता है बॉडी से बाहर। तो जिस बायलेट्रिया में सिंगल ओपनिंग की बात कर रहे हैं आप, एक ही ओपनिंग है इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए, दैट काइंड ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड, इसी को ब्लाइंड सैक प्लान कहा जाता है। इसी को कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पे ये टर्म यूज कर रहे हैं आप, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जिसे कहते हैं। तो सिंगल ओपनिंग हो, देखो, तो ब्लाइंड सैक में हम सिंगल ओपनिंग की बात करते हैं, इसमें हम सिंगल ओपनिंग की बात करते हैं। और यहां देखिए एक सेपरेट ओपनिंग है, देखिए यहां पर देखो, ऊपर ये माउथ है और नीचे देखो ये, या तो एनएस कहते हैं या क्लोइका भी हो सकता है। देखिए, मतलब डबल ओपनिंग है, देखो माउथ से आप फूड को इंजेक्शन कर रहे हैं, और इंजेक्शन का पार्ट होता है वो एनएस से होता है या क्लोइका भी होता है, दोनों चीजें होती है, हाँ? तो जहां पर सेपरेट ओपनिंग है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहा जाता है इसको। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का मतलब क्या बताओ, इसे कहते हैं टू सेपरेट ओपनिंग कहा जाता है। There are two separate opening for ingestion and ejection, and this kind of body cavity, this kind of body plan is called, क्या बोलते हैं इसको, इसे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों ये चीज। अब देखो, अब ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, देखिए ऐसे एनिमल्स में, अगर बायलेट्रिया की बात करें आप, तो ब्लाइंड सैक प्लान वाले को बेसिकली ए सिलोमेट एनिमल कहा जाता है। इसे ए सिलोमेट एनिमल कहते हैं। सिलोम के बेसिस बताओ क्या होता है ये। और यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, ये दो तरह के होते हैं। इसमें एक सीडोसिलोमेट होता है और एक इसमें यूसिलोमेट होता है, उसको ट्रू सिलोम भी कहते हैं।
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलोम ये बॉडी कैविटी है एक्चुअली। तो जो एनिमल ब्लाइंड सैक वाले होते हैं बायलेट्रिया वाले ग्रुप में, याद रखना बायलेट्रिया वाले ग्रुप में जहां पर ब्लाइंड सैक प्लान होता है उसे एसिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। बॉडी सिलोम क्या है, देखो एक्चुअली हम जो यूज कर रहे हैं वर्ड सिलोम, ये एक तरह का बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये कैविटी क्या होता है, देखो जैसे आप जानते हैं कि सपोज करो अपनी बॉडी की बात कर लेकर अभी, देखिए जैसे मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, ऐसे देखो, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर सपोज करो ये आपके माउथ का पार्ट है और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर है। देखिए ऐसे मान, देखिए ये हमारा मान लो एलिमेंट्री कैनाल है और एलिमेंट्री कैनाल को ही आप गट कैविटी भी कह देते हैं। इसकी कैविटी को गट कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए और ये सपोज करो ये आपका बाहर का ये पार्ट है, इसको मैंने कह दिया ये बॉडी वॉल है। एक्चुअली बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के वॉल का जो ये पार्ट होता है, देखो द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल, द स्पेस बिटवीन, तो सिलोम होता क्या, देखो सिलोम कहते हैं स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। तो ये भी टर्म याद रखिएगा कि सिलोम एक्चुअली क्या होता है। तो सिलोम कहते हैं ये स्पेस होता है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का। ये जो जगह देख रहे हो आप, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, दिस स्पेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बताओ, इसी को सिलोमिक कैविटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और ये सिलोम है या नहीं है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे एक टर्म यूज किया गया, देखिए एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट कहा जाता है। ट्रू सिलोम कहते हैं यूसिलोमेट को, सीडो मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स सिलोम कहते हैं इसको, और ए सिलोम मतलब सिलोम जहां पर है ही नहीं, कैविटी जहां पर पॉसिबल नहीं है, उसे आपने कह दिया ए सिलोमेट कंडीशंस। तो ये टर्म याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि सिलोम क्या होता है, तो सिलोम स्पेस होता है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, दैट्स क्लियर। अब यहां देखो एक चीज, आप ये भी जानते हैं ये जो बॉडी वॉल का ये जो लाइनिंग होता है, ये लाइन होता है एक्टोडर्म से। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, याद रखना, बॉडी वॉल का जो लाइनिंग है वो एक्टोडर्म से लाइन होता है, समझ में आ रहा है? और ये जो एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे हैं ये वाला, ये लाइन किससे होता है, एंडोडर्म से। अगर आप जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं तो बॉडी वॉल की जो लाइनिंग है इट इज लाइंड विद एक्टोडर्म एंड द एलिमेंट्री कैनाल लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोडर्म। एंड रिमेंबर इन दोनों के बीच में देखेंगे आप ऐसे, ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो, देखो देखिए दोनों तरफ होता है ऐसे ही, देखिए देखिए, तो ये जो आप रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो दोनों आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को कहा जाता है मीजोडर्मल पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं इसको, पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं इसको। कहने का मतलब ये है, देखो जो बॉडी वॉल, जो सिलोम का जो स्पेस होता है, सिलोम के ट्रू सिलोम की जो बात करेगा हम, तो ट्रू सिलोम में क्या होता है, देखो जो आपका सिलोम का जो दोनों तरफ का पार्ट होता है, देखो सिलोम का जो स्पेस होता है उसके दोनों तरफ एक मीजोडर्म की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को पेरिटोनियल लाइनिंग भी कहा जाता है, पेरिटोनियम भी कहते हैं उसको। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है मीजोडर्म का। ये ट्रू सिलोमेट की बात मैं कर रहा हूं, यू सिलोम का कंडीशन हो देखो देखो ये। तो whenever we talk about true coelom is lined with mesoderm on both the side and that lining is called peritoneal lining। मैं पहले आपके बारे में बता दूं, फिर कंपेयर करेंगे इसको आप सीडोसिलोमेट के साथ और एसिलोमेट के साथ।
ये समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो ट्रू सिलोम जो होता है, देखो याद रखना, जब मैं बात करूं यू सिलोमेट का, इसका मतलब क्या होता है? ये ट्रू सिलोम होता है। ट्रू सिलोम लाइंड विथ mesodermal peritoneum on both the sides. बोथ द साइड कहने का मतलब दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, और देखो एक याद रखना इसमें, देखो अब आप जानते हैं हमारे बॉडी के सिलोमिक कैविटी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। देखिए जैसे मान लो ये एक ऑर्गन हमने बना दिया, देखो यहाँ पे ये एक और बना दिया ऑर्गन हमने, ये हमारे बॉडी का ऑर्गन है। और याद रखना इस ऑर्गन के बाहर भी ये जो आपका मेजोडर्म होता है, ये इसको भी अपनी जगह पर फिक्स करता है, ऐसे अटैच करता है। देखिए अब ये ऑर्गन अपनी जगह पे फिक्स्ड रहे, देखिए ऐसे। तो ऑर्गन के बाहर भी वही मेजोडर्म उसको सराउंड करता है। देखिए आप पढ़ेंगे इसको मिजेंट्री भी कह दिया जाता है एक्चुअली इस तरह के स्ट्रक्चर को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिलोमिक कैविटी में होते हैं वो आपके दोनों तरफ के पास अटैच होता है। देखो वो एलिमेंट्री कैनाल के वॉल से भी अटैच्ड है और बॉडी वॉल से भी अटैच्ड होता है। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ दैट सेम मेसोडर्मल लाइनिंग, ताकि आपका ऑर्गन अपने जगह पे फिक्स हो। ऐसा नहीं कि आपका लिवर किडनी अभी रात में सो रहे थे तो दाईं तरफ था, फिर सुबह उठा तो बाईं तरफ चला गया वो। तो कोई भी ऑर्गन बॉडी में उसका पोजीशन फिक्स होता है, उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास सेम वो कवरिंग होती है जिसको मिजेंट्री भी कहा जाता है। पढ़ेंगे इसका हम। देखो इस स्ट्रक्चर को, जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसे मिजेंट्री भी कहा जाता है। ये सेम पेरिटोनियल कवरिंग होता है। ये समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में सिलोम का एक टीएस बताया गया है। मैं आपको टीएस बताऊंगा इसके बारे में, कैसे वो डायग्राम कंपेयर करेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ, मैं वो बता रहा हूं आपको। यहां तक समझ में आ गया आपको? मैं इस तरह का पार्ट अब मिटा रहा हूं। आप लोगों ने लिख लिया? चलिए ठीक है, तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं धीरे धीरे। देखिए अच्छा बताओ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का आपको बताऊं टीएस, देखिए इसका टीएस बता रहा हूं मैं। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। देखो वो कैसे नजर आएगा, देखिए अब यहाँ पर देखो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो एक तो ये आप देख सकते हो बाहर का ये लेयर, बॉडी वॉल का जो लेयर होता है, और आप देखिए यहाँ पर एक अंदर का एक पार्ट है, ये गट की कैविटी है। देखिए ये बाहर क्या हो गया बताओ? ये बॉडी वॉल का पार्ट हो गया मेरे पास। और अब ये जानते हैं कि एक जो पेरिटोनियम होता है जो बाहर की तरफ होता है, देखा सही, ये पेरिटोनियल लाइनिंग है जो बॉडी वॉल के साथ है, और एक लाइनिंग यहां देखिए जो गट के साथ है, होगा ना?
एक ये वाला लाइन, एक देखो ये बाहर वाला, एक अंदर वाला जो रेड वाला पार्ट होता है, ये मेजेंट्री का, ये पेरिटोनियल लाइनिंग है, देखो ये, हाँ? और आप जानते हो कि जो आपके ऑर्गन्स हैं, ये मान लो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, देखिए ऐसे, और सेम देखो ये जो लाइन होता है रेड वाला, ये इसको भी दोनों तरफ से देखो इसको ऐसे अटैच करता है, देखिए ऐसे। तो मैंने कहा ये जो रेड वाला, अब देखो ये सब, ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, और ये भी मेसोडर्म है, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन है। बॉडी वॉल आप जानते हैं कि इसका ये जो लाइनिंग होता है ये एक्टोडर्म होता है, ये जो लाइनिंग होता है इसको आप एंडोडर्म कहते हैं, और ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये आपका सिलोमिक कैविटी है ना। और ये भी जानते हैं आप कि इस कैविटी में कोई हवा नहीं भरा हुआ होता, यहाँ पे फ्लूइड होता है, देखो ये ऑर्गन के बाहर भी इसको एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, देखिए। तो आपके कैविटी में कोई एयर नहीं होता, यहाँ फ्लूइड होता है, देखो। और आप जानते हैं कि इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, बताओ? जो सिलोम के स्पेस में होता है, इस फ्लूइड को सिंपली हम क्या बोलते हैं, इसको, इसे सिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। तो ये है ट्रू सिलोम के कंडीशंस, इसको आप यू सिलोमेट कंडीशंस कहते हैं। ये है देखो, इसे कहते हैं यू सिलोमेट कंडीशन है, देखो ये। और याद रखिएगा ये जो यू सिलोमेट कंडीशन होता है ये प्रेजेंट होता है कहां से, बताओ? ट्रू सिलोम मिलता है एनिटा से लेके कहां तक, कोऑर्डेटा तक। कहने का मतलब ये है कि फाइलम नंबर 6 टू फाइलम नंबर 11। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? ये इसी का देखो, ये इसी का टीएस बनाया गया है क्या? और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी ड्रॉ किया हुआ है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टर्म पूछा जाता है आपसे कि ट्रू सिलोम वही होता है जिसके दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग होती है, देखिए ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी, बोथ द साइड मीजोडर्मल पेरिटोनियल लाइनिंग इज प्रेजेंट। ट्रू सिलोम वही होता है जिसके दोनों तरफ पेरिटोनियल लाइनिंग होती है, एंड दैट लाइनिंग इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म, उसे ट्रू सिलोम कहा जाता है। समझ में आ गया ये चीज? और देखो, अब अगर मान लो एक ऐसा मैं डायग्राम बनाऊं, देखिएगा, ये मान लो बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है, ये गट का कैविटी है, ये आपका बॉडी वॉल है एनिमल्स का, और इसके बीच में जो आप जगह देख रहे हो, इस जगह में पूरी तरह से देखो ये एक सॉलिड मीजोडर्म होता है एक्चुअली, जिसको पेरेन्काइमा भी कह देता है। यहाँ कोई फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, देखिए ये जो आप बीच में आप देख रहे हैं रेड वाला पार्ट, ये क्या बताओ, इसे कहते हैं सॉलिड मीजोडर्म। इसको पेरेन्काइमा भी कह दिया जाता है। मतलब यहाँ कोई आपको स्पेस विजिबल ही नहीं है, जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो जगह है वो पूरी तरह से मीजोडर्म से भरा हुआ है, उसे सॉलिड मीजोडर्म भी कहा जाता है। ये कोई लाइनिंग नहीं बनता यहाँ पर।
that mesoderm completely occupy the space between the gut wall and body wall. मीजोग्लिया नहीं होता, मीजोग्लिया जैसा टर्म यहाँ यूज नहीं करते, मीजोग्लिया वगैरह पॉलीफेरा में आता है, सिलेंट्रेटा में आता है. We don't use the term मीजोग्लिया in platyhelminthes. ये ट्रू सिलोम का कंडीशन नहीं है. एक्चुअली देखो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कभी भी हम मीजोग्लिया वर्ड यूज नहीं करते, वहां पर मीजोडर्म आ जाता है. मीजोग्लिया वर्ड वी कैन यूज इन पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, बट डोंट यूज मीजोग्लिया इन प्लेटीहेल्मिन्थेस. देखो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का कंडीशन है, एसिलोमेट कहते हैं इसको. और देखो यहाँ पर इसके ऐसे ऑर्गन्स वगैरह इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए ये जो कंडीशन है इसे कहते हैं ए सिलोमेट कंडीशन कहते हैं. देखो सिलोम नहीं है, यहाँ पर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है किससे बताओ, मीजोडर्म से. और आप जानते हैं ये जो कंडीशन मिलता है ये मिलता है नंबर 4 में. नंबर 4 विच फाइलम, इट इज प्लेटीहेल्मिन्थस. तो एसिलोमेट का मतलब बताओ क्या होता है. The coelomic cavity is filled with solid mesoderm, or we can say the space between the gut wall and body wall is completely occupied by solid mesoderm. समझ में आ गया ये चीज? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो जगह होता है, यस. देखो ये गट वॉल जो है ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया एंडो, ये जो हो गया देखो ये हो गया एक्टो. तो एक्टो और एंडो का बीच का जो जगह होता है that is completely occupied with solid mesoderm, also called parenchyma, and this condition is present in a single phylum of Bilateria, and that phylum is called Platyhelminthes. समझ में आ गया बच्चे ये चीज? गुड, चलिए, गॉट इट. अब यहां देखो मैं एक और टर्म यूज कर रहा हूं, स्यूडोसिलोमेट वाला कंडीशन क्या है. अब देखो, अब अगर मान लिया जाए ये एक बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है ऐसा देखो, और ये गट का पार्ट है ऐसे, और याद रखिएगा इसमें जो आपका मेसोडर्म का पार्ट होता है वो बॉडी वॉल के साथ ऐसे देखो अटैच होता है. और जो ऑर्गन्स वगैरह होता है देखिए इसमें ऐसे, देखो ये ऑर्गन्स हैं इस एनिमल के, और इस ऑर्गन के बाहर भी देखिए ये इसे इसको ये सराउंड करता है. देखिए ऐसे देखो ये एक फॉल्स सिलोम का कंडीशन है. देखिए यहाँ क्या क्या है, देखिए यहाँ ये बाहर एक्टोडर्म है, ये अंदर एंडोडर्म है, और ये जो आप रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो ये कोई पेरिटोनियल लाइनिंग नहीं होता, इसे कहते हैं मीजोडर्मल मस्कुलर लाइनिंग कहा जाता है. देखो डोंट यूज द टर्म पेरिटोनियम हियर. और ये इसके ऑर्गन है, और देखो ये जो आप देख रहे हैं बीच में जगह जो देख रहे हैं आप, इसमें फ्लूइड होता है. देखो इसमें भी फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को स्यूडो सिलोमिक फ्लूइड कहता है.
तो इसमें मेसोडर्म का पार्ट जो होता है केवल बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता। ये फॉल्स सिलोम का कंडीशन है। और पेरिटोनियम नहीं कहते उसको, ये एक मस्कुलर लाइनिंग की तरह वर्क करता है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखिए, स्कैटर्ड फॉर्म में लगता है ऐसा, तो यहाँ पे लिखते हैं देखो, ये एक स्यूडो सिलोम है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें एक टर्म यूज करते हैं, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ mesoderm is present। और ये भी याद रखना एक्चुअली क्या होता है देखो, अब फॉल्स सिलोम क्यों कहते हैं इसको, देखो मैं डायग्राम सिंपल है, देखो ये बाहर का पार्ट है, ये देखो ये बॉडी वॉल है, देखिए ये बॉडी वॉल है जो जिसका इनर पार्ट एक्टोडर्म से लाइन होता है, बीच में कैविटी है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो गट कहते हैं इसको। गट के साथ किसी ऑर्गन का अटैचमेंट नहीं है ना, गट के पार्ट का वॉल ये एंडोडर्म होता है। और जो मस्कुलर लाइनिंग है मेसोडर्म का, वो बॉडी वॉल की तरफ होता है, देखो केवल अंदर की तरफ नहीं है, वो गट के चारों तरफ नहीं होता, वो केवल बॉडी वॉल के साथ होता है। और उसी के साथ ऑर्गन्स का भी अटैचमेंट होता है, देखो इसे कहते हैं फॉल्स सिलोम। और फॉल्स क्यों कहते हैं, देखो स्यूडो कहने का मतलब ये होता है, सिलोमिक कैविटी represents the embryonic ब्लास्टोसील। ये भी एक आपके लिए नोन इंफॉर्मेशन है, आप जानते भी होंगे कि स्यूडो क्यों कहते हैं। एक्चुअली देखो ट्रू सिलोम जो होता है, जो आपने मिलता है, आपने पढ़ा होगा ब्लास्टोसिस्ट, एक टर्म यूज किया होगा आपने एम्ब्रियोलॉजी वाले चैप्टर में, ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा है ना, मोरुला के बाद जो बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में एक कैविटी आता है, जिस कैविटी को लोग कहते हैं ब्लास्टोसील कहते हैं, है ना। आपकी बॉडी में क्या होता है देखो, जो ट्रू सिलोम वाले एनिमल्स होते हैं उसमें ब्लास्टोसील्स डिसअपियर कर जाता है और मेसोडर्म्स के थ्रू सिलोम का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रू सिलोम में ब्लास्टोसील एज सच अपीयर नहीं होता एडल्ट वाले पार्ट में, याद रखना। इन ट्रू सिलोम ब्लास्टोसील का कोई अपीयरेंस नहीं होता सिलोमिक कैविटी में, सिलोम अलग तरह से बनता है। बट ये याद रखना कि जो फॉल्स सिलोम होता है देखो, जो जिसको सीडोसिलोमेट कहते हैं, उसमें जो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील होता है वही रह जाता है और वही बाद में सिलोमिक कैविटी में अपीयर हो जाता है। और इसीलिए इसको ट्रू सिलोम नहीं कहते। ट्रू सिलोम वो होते हैं जो ब्लास्टोसील से अपीयर नहीं होता, बट फॉल्स सिलोम वो होते हैं जो ब्लास्टोसील से अपीयर होता है। तो मे बी आपके लिए क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके गाइड वगैरह में क्वेश्चन मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, इसको फॉल्स क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स सिलोम। तो फॉल्स क्यों कहते हैं बताओ, बिकॉज that cavity, that coelomic cavity represents the embryonic blastocele. True coelom never appears from the blastocele. तो अगर ट्रू सिलोम ब्लास्टोसील से नहीं आता तो फॉल्स सिलोम तो उसे बोल देंगे ना जब ये ब्लास्टोसील से बनेगा। जब समझ में आ गया बच्चों ये चीज, तो ये लाइन याद रखिएगा कि व्हाई दिस कॉल्ड फॉल्स सिलोम, बिकॉज that coelomic cavity represents the embryonic blastocele. ट्रू सिलोम में ऐसा ब्लास्टोसील बाद में डिसअपियर हो जाता है, बट फॉल्स सिलोम में ये रह जाता है। और आप जानते हैं कि जो सीडोसिलोमेट कंडीशन होता है ये मिलता है किस फाइल में बताओ, नंबर 5 एसेलिंथिस में। नंबर 5 फाइलम जो होता है देखो एसेलिंथिस, उसमें मिलता है सीडोसिलोमेट कंडीशन।
तो यार समझ में आ गया आपको, चाहे एनिमल एसिलोमेट हो, चाहे वो फॉल्स सिलोमेट हो, चाहे वो ट्रू सिलोमेट हो, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सब में एक्टो एंडो मीजो होता है। बट मीजोडर्म का जो लाइनिंग है वो किस तरह से अपीयर हो रहा है, उसके बेसिस पे आपने ये टर्म यूज किया है, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। डायग्राम सबको क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, गुड। अब देखो, तो कैन आई रब दिस नाउ? होपफुली यू ऑल हैव रिटन दिस। ठीक है, और देखो बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ चीज, ट्राई टू राइट इन योर नोटबुक, डोंट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स। देखो एक बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ आपको, कि जितना अच्छे से आप लिखेंगे ना, लिखने का प्रैक्टिस अगर करोगे ना, तो याददाश्त भी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी भी इनहांस होता है इससे। तो डोंट डिपेंडेंट ऑन योर कि वीडियो आएगा हम देखेंगे फिर से लिखेंगे, नो नीड, आप अभी लिखिए इसको। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है लिखने का। और एक बढ़िया सा नोट बनाओ, एक बढ़िया सा आप कलरफुल नोटबुक बनाइए, जिसको बाद में पढ़ने में आपको ही अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको अब यहां से मिटा रहा हूं। देखिए, अब देखो, जो यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, इसमें मैंने कहा ये 6 से 11 तक होता है। इसको फिर कहते हैं, देखो इसमें एक कहते हैं साइडोसिलोमेट कहते हैं, देखो और एक को कहते हैं एंट्रोसिलोमेट। ये क्या है देखिए, जैसे आप देखो ये चीज देखो, जैसे मान लो ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह से बना हुआ, और एक इनिशियल ओपनिंग देखो अपीयर होता है एम्ब्रियो में, इस ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर कहा जाता है। और यहां से देखिए ऐसे अब एक इस तरह का कैविटी अपीयर होता है, देखो ऐसे। ये जो कैविटी आप देख रहे हैं ये गट एक्चुअली होता है, जिसको आर्केंटरॉन भी कहते हैं। गट को बेसिकली हम आर्केंटरॉन भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक गट को आर्केंटरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, और देखो इसके बीच में भी ये एक अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म अवेलेबल है। ये अभी क्या बताओ, इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म है। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि ये जो मीजोडर्म था ये स्प्लिट कर गया, ये बाइफरकेट कर गया, ये टूट गया 2 लेयर्स में। और देखिए फिर क्या हुआ, देखो डायग्राम समझो पहले आप। ये जो कैविटी है ये पूरी तरह से देखो इसमें ऐसे मर्ज कर गया, देखिए, और यहां भी एक ओपनिंग आ गया, देखिए ऐसे। और देखो ये जो मीजोडर्म भी देख रहे हैं बीच में, ये 2 अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो गया, स्प्लिट हो गया। देखो इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म कहते हैं, देखो ऐसे देखिए। तो यहाँ क्या हुआ, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। देखो अब देखो यहाँ पर क्या क्या अपीयर हो गया। देखो ये जो ब्लास्टोपोर देख रहे हैं, यही ब्लास्टोपोर अब यहाँ पे बन गया माउथ। ये जो ऊपर आ गया ये बन गया एनस,
माउथ पहले बन जाता है, एनएस बाद में आता है। और जो बीच में आप कैविटी देख रहे हो आप, अब देखो ये तो गट एलिमेंट्री आर्केंट्रॉन का ये पार्ट होता है, देखो और ये जो देखो बीच में आप देख रहे हैं जो स्पेस है दोनों तरफ, ये हमारा सीलोम होता है। और ये जो कंडीशन है इसी का नाम क्या बोलते हैं इसको, इसी को साइजोसिलोमेट कहा जाता है। इसका कीवर्ड ये देखो, स्प्लिटिंग कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मीलियोडर्म। इस एनिमल्स में यूजुअली कहते हैं माउथ पहले अपीयर होता है, एनएस बाद में होता है, ऐसे कंडीशंस को तो साइजोसिलोमेट को बेसिकली हम प्रोटेरोस्टोमिया भी कह देते हैं, प्रोटेरोस्टोमिया भी कहते हैं कि इसमें अपीयर क्या हुआ है, ब्लास्टोपोर से पहले क्या बना है, तो ब्लास्टोपोर से पहले यहाँ पे माउथ बना है, एनएस बाद में आता है, अपोजिट एंड पे बनता है, वो सेकेंडरी ओपनिंग कहते हैं इसको। एंड दिस काइंड ऑफ सिलोम इज कॉल्ड, इसी को साइजोसिलोमेट कंडीशन कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चे ये चीज, ये क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया। और याद रखना कि जो मैंने क्या कहा कि साइजोसिलोमेट एनिमल्स में जो ब्लास्टोपोर आप देख रहे हैं, इस ब्लास्टोपोर से माउथ पहले बनता है और उसके अपोजिट एंड पे एनएस का अपीयरेंस होता है, इसी को प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। जिस एनिमल में ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन हुआ और एनएस का सेकेंडरी ओपनिंग होता है, एनएस बाद में आता है, दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमिया। जिस एनिमल में माउथ पहले आता है ब्लास्टोपोर से और उसके अपोजिट एंड पे एनएस का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी ओपनिंग जहां पर एनएस होता है, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं बताओ? इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं इसको? इसी को प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है ये? अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको कि एंट्रोसिलोमेट क्या होता है, वो देखो यहां पर। देखो डायग्राम वही है, देखिए यहां ब्लास्टोपोर है, यहां ये देखो ऐसे ये गट है। प्रिमिटिव गट को ही आर्केंटेरॉन कहता है, एम्ब्रियोनिक गट को आर्केंटेरॉन भी कहा जाता है, जो बाद में एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट होता है एक्चुअली। ठीक है, अब यहां देखो यहां पर क्या होता है, एज सच यहां जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन है वो गट के वॉल से ही होता है। ये देखिए यहां से ऐसे एक, अब देखो ऐसे कहते हैं, इससे एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आ रहा है गट के वॉल से, एक कहते हैं बलून की तरह बाहर आता है, गट के वॉल से एक बलून की तरह चीजें बाहर आ रही है और वो धीरे धीरे पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और फाइनली क्या होगा, देखो डायग्राम फाइनली क्या होना है, देखिए देखिए ये इसको से मिला दो, इसमें देखो मिल गया ऐसे। और ये देखिए ये पूरा अब धीरे धीरे इसके बीच में अपीयर हो गया, देखो ऐसे। जो यहां से निकल रहा था, तो इसे कहते क्या है, देखो इसे कहते हैं आउट पॉकेटिंग फ्रॉम द गट वॉल, आर्केंटेरॉन के वॉल से मेसोडर्म बलून की तरह बाहर आ रहा है। एंड व्हाट इज दैट, इट इज कॉल्ड आउट पॉकेटिंग कहते हैं इसे, आउट पॉकेटिंग फ्रॉम द गट वॉल। और इससे अगर सिलोम बने, इसे कहते हैं एंट्रोसिलोमेट कंडीशन। और याद रखना इसमें यहां ये एनएस पहले बनता है, ब्लास्टोपोर से एनएस का फॉर्मेशन पहले होता है। मैं बता रहा हूं देखो, अरे वही चीज है ना, देखो सेम डायग्राम यहां देखो, गट का ये जो पार्ट होता है, गट के वॉल से मेसोडर्म आउट पॉकेट हो रहा है, बाहर आ रहा है, उसे बलून की तरह बाहर निकल रहा है, इसे कहते हैं आउट पॉकेटिंग फ्रॉम द गट वॉल। और तो सिलोम का फॉर्मेशन होगा वहां पर, यहाँ स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, स्प्लिटिंग यहां होता है, देखो ये स्प्लिट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ स्प्लिट नहीं हो रहा। द की वर्ड इज कॉल्ड आउट पॉकेटिंग
from the gut wall or the wall of archenteron. अभी बता रहा हूं, देखो ये यही है ना, ये जो देखो ये जो सिलोमिक, ये जो मेसोडर्म है, यहां से बलून की तरह बाहर आ रहा है, गट के वॉल से एक नए लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, गट के वॉल से एक नए लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा देखो, और बाद में पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है वो, जो ट्रू सिलोम बनेगा बाद में फिर, एंड दिस इज कॉल्ड आउट पॉकेटिंग। और देखो यहाँ ये जो ब्लास्टोपोर है, यहां से एनएस जो होगा वो पहले बनेगा, तो प्राइमरी ओपनिंग एनएस होता है, और जो माउथ है वो सेकेंडरी ओपनिंग होता है। और ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं बताओ? इसको ड्यूटरोस्टोमिया भी कहते हैं। तो जिस एनिमल में माउथ बाद में बने, एनएस पहले बने, तो जिस एनिमल में ब्लास्टोपोर से एनएस का फॉर्मेशन होता है और माउथ सेकेंडरी ओपनिंग होता है, इसे कहते हैं ड्यूटरोस्टोमिया। क्या बोलते हैं बताओ इसको? इसे कहा जाता है ड्यूटरोस्टोमिया। तो ये टर्म याद रखिएगा कि प्रोटरोस्टोमिया, ड्यूटरोस्टोमिया क्या होता है, ये भी याद रखना कि इसी प्रोटो साइलोसिलोमेट कंडीशंस में हम टर्म यूज करते हैं AAM, 3 फाइलम 6, 7 और 8, एलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इन्हें कहा जाता है साइजोसिलोमेट। और आप जानते हैं टर्म यूज करते हैं EHC। इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसे कहते हैं एंट्रोसिलोमेट कंडीशन। एंट्रोसिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है इसको। मतलब क्या हो गया बताओ? 9, 10, 11 EHC। इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इन्हें एंट्रोसिलोमेट कहा जाता है। इसका जो अपीयरेंस है एलिमेंट्री कैनाल का, उसके बेसिस पे इसे ड्यूटरोस्टोमिया भी कहते हैं कि एनएस पहले आ रहा है, माउथ बाद में आता है। और ये भी याद रखना कि प्रोटरोस्टोमिया में जो क्लीवेज होता है, एम्ब्रियोनिक क्लीवेज कहते हैं एक्चुअली, जाइगोटिक क्लीवेज जो होता है वो स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट कहते हैं। ये टर्म भी आपके एग्जाम में आया हुआ है एक बार, तो बता देता हूं मैं आपको। स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं, ये प्रोटरोस्टोमिया वाले एनिमल से मिलेगा आपको। जो ड्यूटरोस्टोमिया वाले एनिमल्स होते हैं, इनमें ये रेडियल होता है एंड इनडिटर्मिनेट कहते हैं। क्लीवेज जाइगोटिक क्लीवेज कैसा हो रहा है, उसके बेसिस पे ये टर्म यूज किया गया। देखिए, एक टर्म है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट और एक टर्म है रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट कहते हैं इसको। अब ये समझो क्या है एक्चुअली, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जो नए ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जाइगोट जब होता है, देखो ये जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, जब इसमें क्लीवेज होता है तो देखो ये 2 सेल्ड बन जाते हैं, देखो फिर क्लीवेज होगा तो देखो ये 4 सेल्ड बन जाते हैं ऐसे। तो नए ब्लास्टोमियर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है या रेडियली अरेंज्ड होता है? उसके बेसिस पे टर्म यूज किया गया स्पाइरल एंड रेडियल। हाउ न्यू ब्लास्टोमियर्स गेट अरेंज्ड। देखो नए सेल्स को क्या बोलते हैं बताओ? इसे ब्लास्टोमियर भी कहा जाता है। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तो 2 सेल्ड बनेगा, फिर 4 सेल्ड बनता है, 4 ब्लास्टोमियर स्टेज भी कहते हैं इसको, 4 सेल्ड एम्ब्रियो भी कहते हैं इसको। और आपको पता है कि अगर मान लो, अच्छा ये बताओ, अगर आपने जैसे मान लो 4 सेल्ड एम्ब्रियो है,
अगर आपने यहां से इसको बाहर निकाल दिया, एक सेल को यहां से बाहर निकाल दिया, सिंगल सेल को आपने बाहर निकाल दिया, तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या वो एम्ब्रियो अब फर्दर डेवलप करेगा, क्या वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा? आंसर इज नो, एंड दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेट क्लीवेज। जहां पे कहते हैं कि हर ब्लास्टोमियर का फेट जो होता है, उसका भविष्य जो होता है, ये पहले से डिसाइडेड है। अगर आप एक सेल्स को भी वहां से डिस्टर्ब करेंगे तो वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा। तो डिटरमिनेट कहते हैं इसको, डिटरमाइंड है, वो पहले से फिक्स होता है कि इससे ये बनना है। एक भी सेल्स को डिस्टर्ब किया आपने तो एम्ब्रियो का ग्रोथ नहीं होना है, इसे डिटरमिनेट कहा जाता है। लेकिन अगर आप इंडिटरमिनेट की बात करें, तो अगर आप जैसे ह्यूमंस के एम्ब्रियो की बात करें कि 4 सेल स्टेज में अगर आपने एक सेल्स को बाहर निकाल भी दिया तो इससे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे फर्क नहीं पड़ना। एम्ब्रियो फिर भी डेवलप करेगा, प्रॉपरली डेवलप करेगा। तो कहते हैं जो ब्लास्टोमियर होता है उसका फेट, उसका भविष्य जो है वो डिसाइडेड नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट क्लीवेज कहते हैं। तो जिस एम्ब्रियो का, ब्लास्टोमियर का फेट अर्ली कंडीशन से डिसाइडेड हो, उसी को कहते हैं डिटरमिनेट। और जहां पर डिसाइडेड नहीं होता, हमें पता नहीं किसे क्या बनना है, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट क्लीवेज। तो क्लीवेज के पैटर्न पे भी इसे डिस्टिंग्विश कर दिया हमने, स्पाइरल एंड डिटरमिनेट, रेडियल एंड इनडिटरमिनेट कहा जाता है, किसमें? एंट्रोसिलोमेट वाले कंडीशंस में। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो ब्रीफली ये पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि कुछ साल पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन क्या था, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। ये समझ में आ गया आपको? तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। ऑल तो मैं बता दूं आपको, ये सब इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके नीट में। मैं भी रिपीट कर रहा हूं उसको, मैं लिखूंगा उसको भी। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। हम एनसीईआरटी के पूरी तरह स्टिक रहेंगे, ये बात सही है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? To make your proper understanding, we have to expand our knowledge little bit more than NCERT also. ठीक है, चलिए यहां देखिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, होपफुली आप सबने लिख लिया होगा इसको। देखो क्वेश्चन ये था, which is not correct for कॉकरोच। और ऑप्शन दिया गया था, देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये साइटोसिलोमेट होता है, इसमें इंडिटरमिनेट क्लीवेज होता है, और ये प्रोटोस्टोमिया होता है। अब देखिएगा, 3 या 4 साल पहले ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि कॉकरोच के बारे में क्या सही नहीं है। और तो देखो ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं है ना, प्रोटोस्टोमिया वर्ड नहीं है, इंडिटरमिनेट वर्ड नहीं है, साइटोसिलोमेट भी नहीं है। यस, द आंसर इज 3। क्योंकि कॉकरोच जानते हैं आर्थ्रोपोडा में आता है, और आर्थ्रोपोड्स में जानते हैं आप जो सिलोमेट कंडीशंस है वो ट्रू सिलोम है, साइटोसिल तो होता है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है, पर उसका जो क्लेवेज है वो डिटरमिनेट होगा,
वो इंडिटरमिनेट नहीं होता। प्रोटोस्टोमिया भी होता है वो। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। ये समझ में आ गया क्वेश्चन सबको ना, कि कॉकरोच का फाइलम क्या बताओ। कॉकरोच का फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, और आर्थ्रोपोडा एक साइजोसिलोमेट एनिमल्स होता है जो प्रोटोस्टोमिया होता है। वहां पर क्लीवेज स्पाइरल एंड डिटरमिनेट कहता है। ठीक है, चलिए फिर मैं वही कह रहा हूं, हाउ ब्लास्टोमियर्स गेट अरेंज्ड। डायग्राम बताने का आधे घंटे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता। स्पाइरल, हाउ न्यू ब्लास्टोमियर्स गेट अरेंज्ड इन व्हाट मैनर, ऑन दैट बेसिस वी यूज द टर्म स्पाइरल एंड रेडियल। टर्म याद रखिए ना, स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। अब उसके रिसर्च में क्यों आप एंटर कर रहे हो? ठीक है, अब देखो एक टर्म यूज करते हैं सेगमेंटेशन। सिंपली कहते हैं, देखो इसे कहते हैं रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट और मेटामियर, or we can say serial repetition of some of the organs tissues in longitudinal axis। जैसे मान लो ये ऐसा एक बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसे ही, और इसमें कई सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं। एक इंडिविजुअल सेगमेंट को मेटामियर्स भी कहते हैं। ये अब देखो सेगमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये जो एक इंडिविजुअल सेगमेंट है, इसी को आप मेटामियर भी कहते हैं। हो सकता है कोई ऑर्गन 3 में भी हो, ऑर्गन यहां भी है, ऑर्गन यहां भी है। कुछ ऑर्गन, सभी ऑर्गन रिपीट नहीं हो रहे। कुछ ऑर्गन्स हो सकता है कि कई सेगमेंट में रिपीट हो, एंड दिस इज, एंड रिमेंबर अ सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामियर, एंड दैट्स व्हाई सेगमेंटेशन को बेसिकली हम मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। सेगमेंटेशन को ही मेटामेरिज्म भी कहा जाता है एक्चुअली, है ना। और ये याद रखिएगा कि सेगमेंटेशन जो होता है, देखो ये 3 तरीके से आता है। देखिए, एक लिखते हैं ओनली एक्सटर्नल, एक होता है ओनली इंटरनल, और एक होता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसे आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोड्स वगैरह में केवल बाहर से, अगर आर्थ्रोपोड्स वगैरह का वेंट्रल साइड से बॉडी देखे तो आपको लाइंस मिलेंगे कई सारे। आप जानते हैं सेगमेंटेड पार्ट में होता है वो। तो आर्थ्रोपोडा का सेगमेंटेशन इंटरनली नहीं होता, वो बाहर से होता है। तो आर्थ्रोपोड्स हैव ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। कॉर्डेट्स में, जैसे आपकी बॉडी में वर्टिब्री होता है, वर्टिब्रल कॉलम में कई सारे वर्टिब्री होते हैं, और वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में रिपीट होता है ना। तो वो एक इंटरनल सेगमेंटेशन है। कई सारे मसल्स भी होता है जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में रिपीट होता है। तो हम, आपकी बॉडी का जो मस्कुलेचर है, आपकी बॉडी का जो बोन्स है, वर्टिब्री है, ये चीजें रिपीट होती है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में। इसे कहते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन। तो कॉर्डेट्स हैव
ओनली, अगर मिलेगा तो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं होता। वर्टिब्री, मसल्स, ये रिपीटेड ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। ये भी टर्म याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप जानते हैं कि बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ये मिलता है एलिडा में। ठीक है, और देखो सेगमेंटेशन के कई सारे फायदे हैं। सेगमेंटेशन हेल्प करता है रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में भी। अगर मान लो अब बहुत सारे एनिमल्स में कुछ टेस्टिस का पार्ट है या ओवरी का पार्ट है रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं प्लेटी हेलमिंथिस में, ऑल्दो याद रखना कि प्लेटी हेलमिंथिस में फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं, और प्लेटी हेलमिंथिस में सेगमेंटेशन का रिप्रोडक्टिव बेनिफिट होता है। इसे फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं, जो कि हर सेगमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कुछ मैच्योर होते हैं, कुछ इमैच्योर होते हैं, तो वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता, उसको स्यूडो सेगमेंटेशन भी कहते हैं प्लेटी हेलमिंथिस में। अगर मैं कहूं कि एलिडा वगैरह में क्या, देखो अगर आपकी बॉडी में वर्टिब्री रिपीट हो रहा है तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, पॉस्चर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आर्थ्रोपोड्स वगैरह में वो मूवमेंट में काफी यूजफुल होता है, सेगमेंटेशन वगैरह जो होता है। एलिडा में भी कहते हैं, जो जो उसका सिलोमिक फ्लूइड वगैरह होता है वो कई कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, तो एलिडा में भी इसका एक सिग्निफिकेंस है उसके मूवमेंट में। तो आर्थ्रोपोडा में और एलिडा में अगर आप देखें तो मूवमेंट में काफी अच्छा होता है ये सेगमेंटेशन। और अगर आप कॉर्डेटा की बात करेंगे तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी, पॉस्चर को बैलेंस करने में यूजफुल होता है। तो ये टर्म याद रखना कि कहाँ एक्सटर्नल है, कहाँ इंटरनल है, कहाँ पे दोनों होता है। और याद रखना मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैन बी, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन केवल एरिडा में होता है? आंसर इज नो। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हर जगह है, आर्थ्रोपोडा में भी है, कॉर्डेटा में भी है और एरिडा में भी होता है। हाँ, ये पूछा जाएगा आपसे कि अ काइंड ऑफ सेगमेंटेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, then answer is एरिडा। But simply, if question is asked कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन आर्थ्रोपोडा भी है, ऑप्शन कॉर्डेटा भी है, ऑप्शन एरिडा भी है, आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? दैट्स फाइन। और मैं क्या कहा कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो अगर वर्ड लिखा हो तो ये तीनों जगह मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में भी, कॉर्डेटा में भी और एरिडा में भी। फॉल्स सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन कहां मिलेगा बताओ? ये मिलता है प्लेटी हेलमिंथिस में। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स फाइन। इसको मिटाओ यहां पर। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, हम कहते हैं एनिमल्स को डिवाइड करते हैं ओपन टाइप में और क्लोज टाइप में। बहुत सिंपल सी चीज देखिए यहां पर। जैसे मान लो ये एक एनिमल का ये हार्ट का स्ट्रक्चर है ऐसे। यहां पर एक चैनल है जिसको आप ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। देखिए, ये पुअरली डेवलप्ड होता है ब्लड वेसल, देखो ऐसे ये चैनल है ये। और ये चैनल जा कहां रहा है देखिए, तो सपोज करो देखो, ये एक ओपन बॉडी कैविटी होता है जिसमें
इस एनिमल का ऑर्गन भी होता है, और फिर देखिए ऐसे ये हार्ट में आ गया, देखो ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्लूइड इस हार्ट ने पंप किया, देखिए ये मान लो बॉडी फ्लूइड है ऐसा, हार्ट ने इसको पंप किया, ये जो इसका अवेलेबल जो ब्लड है या फ्लूइड है व्हाटएवर, ये पूरी तरह से ऑर्गन को सराउंड करता रहता है। देखिए ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है, और इसमें जो कहते हैं ऑर्गन होता है, ये पूरी तरह से डिप्ड होता है, डूबा हुआ रहता है, बाथेड रहता है। किसमें? उसी फ्लूइड में जो हार्ट से पंप हो रहा है। मतलब ऑर्गन का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ बताओ? सर्कुलेटिंग फ्लूइड के साथ। यहां कोई ब्रांचेज नहीं होते, यहां कोई आर्टरियोल्स, कैपिलरी वगैरह का टर्म यूज नहीं करते हैं। कैपिलरी सिस्टम जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो यहां पर नहीं होता। माइक्रो सर्कुलेशन में आर्टरियोल्स के पार्ट भी आते हैं, वेन्यूल्स भी आते हैं, कैपिलरी भी आते हैं। यहां ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। जो ब्लड यहां से जो फ्लूइड पंप हुआ वो वापस में हार्ट में आके देखा। तो इसमें लिखते हैं, देखो माइक्रो सर्कुलेटरी चैनल्स आर एब्सेंट। माइक्रो सर्कुलेशन कहने का मतलब आर्टरियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, ये सारी चीजें यहां अवेलेबल नहीं होती। ऑर्गन्स पूरी तरह से डिप्ड होता है, बाथेड होता है उसी फ्लूइड में जो हार्ट से बाहर पंप हो रहा हो। तो जब ऑर्गन डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड के साथ, ऐसे सिस्टम को ओपन टाइप कहा जाता है। माइक्रो सर्कुलेटरी चैनल्स यहां नहीं मिलते, यहां कोई आर्टरियोल्स नहीं होता, यहां कोई कैपिलरी नहीं होता, यहां कोई वेन्यूल्स नहीं होता। इसे ओपन टाइप कहते हैं। एंड व्हाट इज क्लोज टाइप? लुक इट हियर, देखो जैसे मान लो ये हार्ट है, ऐसे हार्ट ने ब्लड को पंप किया है। आप जानते हैं ये मान लो आयोटा है, आयोटा के ब्रांचेज होते हैं, देखो इसको आर्टरी कहते हैं। आर्टरी के भी ब्रांचेज होते हैं, आप इसको आर्टरियोल्स कहते हैं। और फिर आप जानते हैं कि आर्टरियोल्स के ब्रांचेज जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। देखो ऐसे, देखिए ऐसे ये कैपिलरी होता है, ऐसे देखो। और आपको पता है ये जो कैपिलरी होते हैं ये फिर से ऐसे मर्ज करता है ऐसे आगे, और इसके मर्ज करने के बाद पहले ये वेन्यूल्स बनता है। वेन्यूल्स फिर से देखो ऐसे आगे चल के नए वेन्यूल से मिलता है, देखो फिर ये वेन बनता है, और ये वेन फिर देखिए ऐसे नए वेन से ऐसे मर्ज करता है, देखो। तो आप जानते हैं ये फिर वेना कवा बनता है, और ये वापस कहां चला गया? आपके हार्ट में। और आप जानते हैं यहाँ ये भी चीज, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है आर्टरियोल्स का, कैपिलरी का, वेन्यूल्स का, देखिए ये हमारा बॉडी टिश्यू होता है। ये आपकी कैपिलरी है, ये आयोटा है, आर्टरी है, आर्टरियोल्स है। और देखो जो आपके सेल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ है, ये देखिए ये आपके बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज के सेल्स हैं, देखिए। और आपको पता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उसका कांटेक्ट कभी भी आपके ब्लड के साथ नहीं होता। आपके सेल्स के बाहर आप जानते हो कि आपके सेल्स के बाहर जो फ्लूइड अवेलेबल है, देखिए
देखिए इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। जो भी आपके सेल्स को चाहिए आपके ब्लड से वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज कर लिया हमने, प्रेजेंस ऑफ ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है इसको। तो एक चीज जो आपके एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड जो होता है, जो फ्लूइड होता है, वो कभी भी एक क्लोज चैनल से बाहर नहीं आता। फ्लूइड ऑलवेज passes through a closed channel of varying diameter। ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि ब्लड ऑलवेज pass through closed channels of varying diameter। ये वेरिंग डायमीटर का मतलब बताओ क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे आयोटा ज्यादा मोटा होता है, उससे पतला आर्टरी होता है, आर्टरी से पतला आर्ट्रियोल्स होता है, आर्ट्रियोल से पतला कैपिलरी होता है, फिर कैपिलरी से मोटा वेन्यूल्स होता है, वेन्यूल से मोटा वेन होता है, और वेन से मोटा वेना कवा होता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या हमारे बॉडी में ब्लड कभी सेल्स के कांटेक्ट में आता है क्या? नो। याद रखना इसमें, देखो कितना सिंपल सा चीज है कि जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का कांटेक्ट होता है किसे बताओ? ईसीएफ से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से होता है, और इसका कांटेक्ट आपके सेल्स के साथ होता है। एक्सचेंज जो होता है, देखो ईसीएफ का कांटेक्ट आपके सेल्स के साथ है, मतलब सेल्स कुछ भी एक्सचेंज करेगा तो ईसीएफ से करेगा, और ईसीएफ से कहां पहुंचेगा? देखो ईसीएफ से पहुंचेगा वो ब्लड में। तो कहते हैं ब्लड और सेल्स के बीच में एक मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है, एंड दैट मिडिल मैन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ओपन टाइप में सेल्स का कांटेक्ट डायरेक्टली आपके फ्लूइड के साथ होता है, लेकिन क्लोज टाइप में सेल्स का कांटेक्ट आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ होता है। ब्लड प्लाज्मा का कुछ चीज, नॉट ऑल, ब्लड प्लाज्मा का कुछ पार्ट पहले वो ईसीएफ में आएगा, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और ईसीएफ से कहां पहुंचेगा? वो आपके सेल्स को मिलेगा, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो। तो ये एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। सेल्स इज नेवर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ योर ब्लड, और इसे क्लोज टाइप कहते हैं। और ब्लड कभी भी आपके सेल्स के साथ कांटेक्ट नहीं बनाता। ब्लड हमेशा एक क्लोज चैनल में फ्लो कर रहा है, जो आपके सेल्स की जरूरत है वो पहुंचा देगा वो ईसीएफ में, और ईसीएफ से पहुंच जाएगा वो आपके सेल्स में। बट कभी ब्लड पूरा बाहर नहीं आ जाता, चलो ब्लड ही निकल गया, पहुंच गया सेल्स के पास। नो, वॉट एवर योर सेल्स नीड, दैट नीड विल बी फुलफिल्ड बाय ईसीएफ, और ईसीएफ को कहां से मिलेगा? वो आपके ब्लड प्लाज्मा से मिलेगा, और इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं क्लोज टाइप। डायग्राम क्लियर है बच्चों ये चीज? और इसमें आर्ट्रियोल्स भी होता है, इसमें कैपिलरी भी होता है, इसमें वेन्यूल्स भी होता है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पे कौन से फाइलम में क्या मिलता है, वो भी देख लीजिए यहां पर। देखिए, तो ओपन टाइप आप जानते हैं ये मिलता है आर्थ्रोपोडा में, ये मिलता है हेमिकॉर्डेटा में, ये मिलता है मोस्ट ऑफ द मोलस्का में, तो ओपन टाइप कहां कहां मिलता है? देखो ये मिलता है आर्थ्रोपोडा में, ये मिलता है हेमिकॉर्डेटा में, और ये मिलता है मोस्ट ऑफ द मोलस्का में। और आप जानते हैं कि क्लोज टाइप जो होता है, देखो ये मिलता है एनिडा में,
ये मिलता है कॉर्डेटा में, और ये मिलता है सिफेलोपोड मोलस्का में, सिफेलोपोड्स मोलस्का, जिसमें ऑक्टोपस वगैरह आता है, सिफेलोपोड्स कहते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द मोलस्का में ओपन टाइप ही होता है, बट कुछ मोलस्का में, सिफेलोपोड्स मोलस्का में ये क्लोज टाइप का होता है, जिसमें सीपिया भी आता है, ऑक्टोपस भी आता है, उसे सिफेलोपोड्स मोलस्का कहता है। समझ में आ गई ये चीज? तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा कि कहां पर ओपन टाइप है, कहां पर क्लोज टाइप होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? और याद रखना, इसमें क्लोज टाइप में एक और टर्म यूज करते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स आर आल्सो प्रेजेंट। एक पैरेलल सर्कुलेशन होता है, बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप में एक पैरेलल सर्कुलेशन भी होता है, इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यहां ऐसा कुछ अवेलेबल, द टर्म लिम्फेटिक सिस्टम व्हेनेवर इट इज यूज्ड ओनली इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। इसको मिटा रहा हूं यहां से, देखिए अब सबने लिख लिया इसको, और देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए इसमें कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायसियस और यूनिसेक्सुअल, और एक होता है मोनेसियस, और इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। आप जानते हैं जिस एनिमल में आप सेपरेट टेस्टिस ओवरी की बात करते हैं, मेल फीमेल है, देखो ये सेपरेट बॉडी है, गोनैड्स अलग अलग बॉडी के ऊपर है। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है, इसे डायसियस कहते हैं। अगर एक ही सिस्टम में देखो टेस्टिस भी हो, ओवरी भी हो, सिंगल ऑर्गेनिज्म कंटेन बोथ द गोनैड्स, टेस्टिस ओवरी बोथ, गोनैड यूज करते हैं हम लोग, गोनैड। मेल गोनैड को टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनैड को ओवरी कहा जाता है। ठीक है, ये है डायसियस और मोनेसियस। और आपको पता है कि फाइलम नंबर 1, 2, 3 और इवन 4 तक ये सभी मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होता है, पॉलीफेरा से लेके प्लेटिहेलमिन्थस तक। फिर देखो 5 वाला पार्ट जो होता है, देखो ये डायसियस होता है। 6 जो होता है देखो वो डायसियस भी होता है, मोनेसियस भी होता है। और 7 to 11 फिर देखो ये सब के सब मोस्टली डायसियस होता है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं ब्रीफली आप कि 1 से 4 फाइलम, मतलब पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, एक्सेप्शंस मे बी देयर बट दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, मोनेसियस होते हैं। नंबर 5 एसिलमिन्थस जो होते हैं वो डायसियस होते हैं। जो 6 होता है एलिडा जो होता है वो डायसियस भी होता है, मोनेसियस भी होता है, दोनों मिलता है उसमें। फिर 7 से 11
मतलब आर्थ्रोपोडा से लेके कॉर्डेटा तक दे आर डायसियस। एक्सेप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये मोटे तौर पे याद रखिएगा इसको। जहां एक्सेप्शंस आएगा वो फाइलों में बताऊंगा मैं आपको। ये मोस्टली ऐसे होता है। क्लियर? इसके बाद देखो, फिर आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन का देखो ये टाइप है, सेल्फ, क्रॉस, इंटरनल, एक्सटर्नल कहते हैं। तो मोस्टली तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं। देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत कम जगह होता है, जैसे अगर मैं बात करूं टेपवर्म वगैरह में। देखो एनिमल चाहे मोनेशियस हो चाहे वो डायसियस हो, मोस्टली एनिमल्स परफॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत लिमिटेड जगह पे होता है, क्योंकि इससे जेनेटिक ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं आता। तो टेपवर्म एक सिंगल ऐसा एनिमल नोन एग्जांपल है आपके बुक में जहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी हर जगह क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में उसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। और फर्टिलाइजेशन या तो बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है। बाहर मतलब पानी में ही होगा, तो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल है, और बॉडी के अंदर वो क्या बताओ, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये पढ़ेंगे, फाइनल में आएगा, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ, देखो इसके स्पर्म ने इसके एग को फर्टिलाइज कर दिया, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। इसके स्पर्म ने अगर इसके एग को फर्टिलाइज किया, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो एनिमल चाहे आपका मोनेशियस हो चाहे डायसियस हो, मोस्टली एनिमल्स परफॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज वेरी वेरी लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, आपके लिए एक एग्जांपल काफी है, टेपवर्म जो प्लेटी हेलमिंथस में आता है। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट के बेसिस पे देखिए। देखो एनिमल्स या तो विविपेरस होता है और एनिमल्स या तो ओविपेरस होता है। वैसे एक ओवो विविपेरस भी आएगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए आप कि डेवलपमेंट के बेसिस पे एनिमल या तो विविपेरस है या ओविपेरस होता है। विविपेरस वो होते हैं बर्थ ऑफ यंग वन कहते हैं, और ओविपेरस को एग लेइंग कहा जाता है। ये चीज याद रखना कि विविपेरस में ऑलवेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन, और ऑलवेज क्या लिखते हैं बताओ, इंटरनल डेवलपमेंट होता है। यंग वन अंदर ही क्रिएट हो जाता है बॉडी के, और फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगा विविपेरस में, और इंटरनल डेवलपमेंट होता है, यंग वन बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। जो ओविपेरस होते हैं, याद रखना, ओविपेरस में फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। जैसे एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, और ऑलवेज लिखते हैं क्या बताओ, ऑलवेज एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहा जाता है। और याद रखना डेवलपमेंट जो होता है एक और लिखता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। विदाउट लार्वा होता है, देखो उसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। विथ लार्वा होता है, देखो उसे क्या कहते हैं बताओ, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा अगर आ गया तो इनडायरेक्ट है, लार्वा अगर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे उसको,
उसे कह देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, मछली में कोई लार्वा नहीं आता। कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो केवल साइक्लोस्टोम्स होता है और एम्फीबिया होता है, वहीं पे लार्वा होता है वर्टिब्रेट्स में। बाकी वर्टिब्रेट्स में कहीं लार्वा नहीं आता, मछली में भी लार्वा नहीं होता, ना रेप्टाइल्स में होता है, ना बर्ड्स में होता है, ना मैमल्स में होता है। तो जहां लार्वा नहीं आता उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, जहां लार्वा आ गया उसे क्या बोलेंगे, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पूरे वर्टिब्रेट्स में केवल जो साइक्लोस्टोम्स होता है और जो एम्फीबिया होता है वहां लार्वा मिलेगा, इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में कहीं लार्वा नहीं होता। ये सब आएगा, ये फाइलम में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी मैंने जस्ट आपको क्लासिफाई कर दिया है ताकि टर्म्स आपको समझ में आ जाए। हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये जो बता दिया गया आपको ये था बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इतने ही पार्ट से सॉल्व हो जाता है, फाइलम वगैरह में बताऊंगा आपको। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो 2 क्लास है मैंने लिया है ये आपके एनसीईआरटी का पहला दूसरा पेज है। अब वो स्टार्ट होता है पॉलीफेरा से। तो एक चीज बता देता हूं आपको, शायद अब देखो फाइलम, जैसे कि मैंने पहले के फाइलम में, पहले के बैच में जो आपका ड्रॉपर बैच, एक और बैच है उसमें मैंने खत्म कर दिया है एनिलिडा तक, मतलब पॉलीफेरा से लेके एनिलिडा तक बता दिया है। अब एनिलिडा एज कोई आर्थ्रोपोडा से लिंक नहीं है, तो मे बी कल जो आपकी क्लास होगी, वो भी ऑनवर्ड जो क्लास होने वाली है आपकी, मैं उसमें डायरेक्टली आपको जो पढ़ाऊंगा वो फाइलम आर्थ्रोपोडा ही आएगा। जो बचे हुए फाइलम्स हैं वो हम बाद में कवर करेंगे उसको, क्योंकि ये समझ में ये कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि एनिडा समझ में नहीं आया, आर्थ्रोपोडा समझ में नहीं आएगा। बोथ आर इंडिपेंडेंट फाइलम, नो प्रॉब्लम। जहां से बता दिया जाए आप समझ में आएगा आपको, ये बेसिक समझना जरूरी था पहले आप। तो टुमारो ऑनवर्ड I will merge your class with the previous batch and I will start the phylum Arthropoda। जो रिमेनिंग फाइलम आपका है पॉलीफेरा से लेके कहां तक बताओ, एनिलिडा तक, उसके वीडियोस हैं हमारे पास अवेलेबल और क्लासेस भी लगेगी आपकी, वो कवर करेंगे धीरे धीरे इसको। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? ओके, दैट्स फाइन। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? गुड, चलिए। और देखो बच्चों एक चीज मैं एक चीज और बता दूं आपको जाते जाते कि एक बार जब आप क्लास खत्म हो जाए आपका, तो क्लास खत्म होने के बाद नोट्स को एक बार फिर से जरूर रिवाइज कीजिए उसी दिन। डिले मत करो उसको कि हम बाद में पढ़ लेंगे उसको। हर दिन आप देखिए 5 से 6 घंटे आप कम से कम कोचिंग के अलावा जरूर पढ़ाई कीजिए, 5 to 6 आवर्स रेगुलरली। और हर दिन जो चीज आपको बता दिया जाए एक बार उसको अपने लेवल पे आप रिवाइज जरूर करें।